हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और यूनिट जो है हमारी आपने का बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो चलो हमारा जो चैप्टर है वो रिविजन में है। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने क्या किया है, फिर से डिस्कस किया है। इम्यूनिटी को हमने समझा कि इनेट और एक्वायर्ड दो होती हैं। इनेट में हमने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन के बारे में डिस्कस किया है। आ जाओ यहाँ पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमने पढ़ी है तो हमने कहा जो WBC है वो दो टाइप का होता है, एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। एक ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की हमने बात की है, एंड ग्रैन्युलोसाइट में हमने एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल की यहाँ पे बात की है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कुछ चीजें और समझी थी, जैसे कि हमने समझा था यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल, तीन सेल्स यहाँ पे बनाए गए। हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, जिससे प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल बनेंगे। प्लाज्मा सेल यहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये पूरी हमने चीजें समझी हैं कि कैसे कोई इन्फेक्शन जो है उसको हमारी बॉडी के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं। देखो, पहले इनेट में क्या बता रखा है, एक्वायर्ड में क्या बता रखा है, और आज हमें जो डिस्कस करना है किसी एक डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इम्यून सिस्टम के कुछ टॉपिक आपके रह जाते हैं जो आपको पहले होमवर्क में दिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम उसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इनेट इम्यूनिटी में हमने कहा इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, आपने कहा कि ये जो इम्यूनिटी है जिसे हम जन्मजात इम्यूनिटी कहेंगे या जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे, ये हमें जन्म से हमारे अंदर होती है और हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब क्या समझे, क्या बताया था नॉन स्पेसिफिक। आ जाओ पीछे, आ जाओ जहाँ पर हमने डिस्कस, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, हमने यहाँ पर बोला था, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था कि ये कोई हमने बात की थी, ये कोई पैथोजन है। ये इसमें लगे हुए हैं एंटीजन, ये इसके एंटीजन की। ठीक है, ये कोई पैथोजन है। ठीक है, अब इस पैथोजन को किल करने के लिए कौन आएगा, ये पहले न्यूट्रोफिल आएगा। न्यूट्रोफिल ने अगर इन्फेक्शन को दूर कर दिया तो ठीक है, वरना मैक्रोफेजेस आते हैं। ये है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पैथोजन, अब ये पैथोजन आया है, इसके अलावा कोई दूसरा पैथोजन आ गया, चलो हम कलर चेंज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि कोई दूसरा पैथोजन आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर का कोई पैथोजन आ गया, चलो अब ये पैथोजन जो है इसके लिए भी न्यूट्रोफिल और जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो काम करेंगे, उसके लिए भी ये सेम जो न्यूट्रोफिल है वो यहाँ पे रिलीज होंगे और इनको क्या करेंगे, यहाँ पे किल करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कोई पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल आ रही है या कोई पर्टिकुलर मैक्रोफेजेस आ रहे हैं। अभी का जो भी यहाँ पे पैथोजन आ रहा है, न्यूट्रोफिल्स आती है और इनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए तो हमने कहा था कि जहां पर सबसे पहले इन्फेक्शन हो, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। तो स्पेसिफिक नहीं है, बेसिकली विशिष्ट नहीं है किसी विशिष्ट पैथोजन के लिए, विशिष्ट रोग जनक के लिए। जैसे जैसे देखो, जो आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज बनी थी जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। अपनी जब स्पेसिफिक होंगी तभी तो हमने कहा था, तभी तो देखो पूरी हमने चीजें समझी थी कि डेंड्रिटिक सेल्स आया यहाँ से एंटीजन लेकर के यहाँ जाता है। ठीक है, एंटीजन को टी लिम्फोसाइट की सेल्स पहचानती है, इस एंटीजन के अकॉर्डिंग ये सारी सेल्स बनेंगी। देन हेल्पर टी सेल्स एंटीजन लेकर के यहाँ जाएंगे, किसका एंटीजन, इस पैथोजन के रोग जनक का, और इस एंटीजन के थ्रू या इस एंटीजन के अकॉर्डिंग जो बी लिम्फोसाइट हो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनाएगा, और उसी एंटीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बनेगी। तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज बन गई तो सारे पैथोजन के लिए बनी है, नहीं, हमने कहा था स्पेसिफिक होती हैं ये,
अकॉर्डिंग टू पैथोजन यहाँ पर बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैथोजन है तो इसके लिए ये एंटीबॉडीज हैं, अगर दूसरा नया पैथोजन आया है तो उसके लिए फिर अलग से एंटीबॉडीज बनेंगी, दूसरी एंटीबॉडीज बनेंगी। तो एंटीबॉडीज क्या स्पेसिफिक है, यहाँ पर सब पे नहीं चलेंगी। आपने कहा अकॉर्डिंग टू पैथोजन यहाँ पर एंटीबॉडीज बनती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस के बारे में, तो आपने कहा कि ये सभी पे काम कर रही है, सारे पैथोजन पे ये काम कर रही है, इसीलिए कहा यह है नॉन स्पेसिफिक होती है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, आपने कहा ये पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप, निम्नलिखित प्रकार का था फिजिकल बैरियर। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल बैरियर के बारे में बात की थी। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस, कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। पहला हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर, जिसमें हमने स्किन एंड म्यूकस की बात की थी। स्किन जो है वो क्या करती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में एंट्री नहीं देता है, एंटर नहीं करने देता है। म्यूकस भी क्या करेगा यहाँ पर कि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, बॉडी में अंदर ना जा सके या फिर इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, तो उसमें म्यूकस काम करता है। जैसे कि जो एपिथेलियम की जो कोटिंग होती है, जैसे कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर म्यूकस होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन वाला जो रूट होता है, ये यूरोजेनिटल ट्रैक जो होता है यहाँ पे, वहां पर म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है, कोई अगर पैथोजन आ भी गया है तो वो म्यूकस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब देखो म्यूकस क्या होता है, जब भी आपको कफ होता है यहाँ पर तो क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। तो ये म्यूकस क्या है, आपको इम्यूनिटी दे रहा है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी, एग्जाम्पल एसिड इन स्टमक दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आईज। तो ये क्या होता है कि बॉडी में अगर अंदर चला भी गया है तो बॉडी के जो कुछ सिक्रीशन है, जैसे HCl है, जैसे सलाइवा है, जैसे टीयर है, सलाइवा और टीयर में क्या होगा, लाइसोजाइम होगा, ये क्या करेगा यहाँ पर इनको किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट सेलुलर बैरियर में क्या बोला है, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स कौन से होते हैं, जो सेल्स को खाते हैं। कौन सी सेल्स को, पैथोजन को जो खाते हैं उनको हम नाम देते हैं फैगोसाइट, कंफ्यूज नहीं होना है। फैगोसाइट क्या होते हैं, जो क्या करेंगे, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे या सेल को खा जाते हैं, उनको फैगोसाइट कहते हैं। एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल सम WBC लाइक अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अच्छा ये क्या है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बात कर रहा है न्यूट्रोफिल की। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। तो देखो हमने कहा कंफ्यूजन यहीं पे आते हैं, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होते हैं। अच्छा ठीक है, पहले इसको रहने देते, आगे बढ़ो यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे पढ़ो। सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं, जो फैगोसाइट्स होती हैं, जो यहाँ पर पैथोजन को खा जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आया है, एक तो ये आया है, दूसरा है मोनोसाइट। अच्छा मोनोसाइट की हमने बात की थी, जो क्या बनाते हैं, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोनोसाइट में तो हमने बोला कि हमने बात की थी कि मैक्रोफेजेस के बारे में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है हमें पता है। देन नेचुरल किलर सेल, जिन्हें हम NK सेल भी कहते हैं, द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के ये टाइप होते हैं। ठीक है, इन द ब्लड एज वेल एज द मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। अब ध्यान से देखो, सेलुलर बैरियर में हमने कहा कि वो हमारे पास आते हैं जो कि सेल्स को खा जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आया है कुछ WBC के एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसे तो हम PMNL कह रहे हैं। P स्टैंड फॉर पॉली, एम मॉर्फो एंड न्यूक्लियर NL ल्यूकोसाइट। ठीक है, देखो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बेसोफिल, एओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल की यहाँ पे बात की थी, जो क्या है ग्रेन्युलोसाइट के टाइप है। किसमें, WBC में। वापस से आप यहाँ पे आओ। ठीक है, ये अच्छा न्यूट्रोफिल्स में हमने क्या बोला था, देखो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस देखें तो ये बाइलोब्ड है, यहाँ पर भी बाइलोब्ड हमें बताया गया है। न्यूट्रोफिल्स में बाइलोब नहीं है, 2 लोब नहीं है, बल्कि 2 लोब से ज्यादा है। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या है यहाँ पर, आपने कहा जैसे जैसे न्यूट्रोफिल जो है वो मेच्योर होता रहता है, वैसे वैसे इसमें लोब बनते रहते हैं। तो पहले हमने बोला ये बाइलोब्ड है, बाई से आपने कहा 3 4, और ऐसे आपने कहा ये लोब बनते चले जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो रही है।
बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या है, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी इसकी देखने को मिल रही है टाइम के साथ साथ, तो हमने इसे बोल दिया है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फो यानी कि मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फो का मतलब क्या होगा, मॉर्फोलॉजी को बताता है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, अब ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आगे, अब आओ यहाँ पर आगे। हमने कहा अगर आपके पास नाम आता है न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आपके पास नाम आता है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स में जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, तो बहुत सारी मॉर्फोलॉजी थी, इसीलिए हमने कहा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यहाँ पर है। अच्छा, ल्यूकोसाइट क्या है फिर? ल्यूकोसाइट आपको पता होगा, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम है, जैसे इरिथ्रोसाइट है, ठीक है, वैसे ही ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम है। न्यूट्रोफिल क्या है? डब्ल्यूबीसी की ही तो सेल है। चलो आगे बढ़े। अब है साइटोकाइन बैरियर आर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स which secrete protein called a interferons. They protect non-infected cell from further viral infection. तो साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं यहाँ पर? अच्छा, एक और है एनके सेल, यहाँ पे नेचुरल किलर सेल, वो भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं यहाँ पे वायरस से इन्फेक्टेड हुई सेल्स होती हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं दूसरी सेल्स को, जो हेल्दी सेल्स होती हैं, कि उन तक इन्फेक्शन ना पहुंचे। आओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी is not present from birth and developed during an individual's lifetime. आपने कहा ये नहीं, जन्म से हमारे पास नहीं होती, जैसे एंटीबॉडी जन्म से नहीं होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम यहाँ पे इनको अर्जित करते हैं और धीरे धीरे इम्यूनिटी बनती है हमारी, जिसको हम अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है। हमने बोला ये स्पेसिफिक होगा, जैसे एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो एंटीबॉडीज जो सभी के लिए नहीं बनेंगे, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं कि एक पैथोजन है नीलू, तो नीलू के लिए जो एंटीबॉडीज बनेगी वो नीलू बनेगी, सेम नाम रख लेते हैं। एक पैथोजन है पीलू, ठीक है, इसके लिए जो एंटीबॉडीज बनेगी ये पीलू ही बनेगी। मतलब ये जो नीलू है ये किसको मारने के लिए बना है? इस नीलू को मारने के लिए बना है, ये पीलू को नहीं मारेगा, ठीक है। तो ये समझना है कि ये कैसी होते हैं? स्पेसिफिक होती हैं। चलो आगे बढ़े। पहला तो कैरेक्टर हो गया, आपने कहा व्हेन इट encounters a pathogen for the first time it produced a response called a primary response which is of low intensity. अच्छा, अब आपने बोला है कि जब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक तो स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, और मेमोरी को भी बनाती है। फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है और फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर ये जो पैथोजन है इसका एनकाउंटर होता है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हुआ, देखो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। ये पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आया, न्यूट्रोफिल से किल करने के लिए आई, इन्फेक्शन नहीं रुका। मैक्रोफेजेस से किल करने के लिए आए, इन्फेक्शन नहीं रुका। फिर डेंड्रिटिक सेल्स आती हैं, फिर टी लिम्फोसाइट के पास जाती हैं, देन बी लिम्फोसाइट, और देन यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज यहाँ जाएंगी और अब जाकर के इनको मारा जाएगा। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स है पूरा, इसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। जब कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होगा, थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा एंड स्लो यहाँ पर होता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, further encounters with the same pathogen produce a highly intensified secondary or a anamnestic response due to memory of the first encounter. अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में आता है, कोई भी पैथोजन है और वो दूसरी बार हमारी बॉडी में आ रहा है, इस बार जो रिस्पॉन्स होगा, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा क्विक होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर रिस्पॉन्स निकलता है, ये कैसे निकलता है? ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर के टाइम पे उसकी मेमोरी बन गई थी कि ये जो पैथोजन है इसके लिए ये एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है।
इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप के लिम्फोसाइट से मिलता है, बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन कॉल्ड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स हेल्प्स बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और टी सेल्स क्या करेगा, बी सेल्स की हेल्प करता है, बेसिकली इसे एक्टिवेट करता है जिससे कि एंटीबॉडीज को बना। तो ये हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर बाकी आपके इम्यून सिस्टम के जो टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज के बारे में सबसे पहले बात करनी है। एंटीबॉडीज एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, इनके बारे में एक बार आप लोग पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और एलर्जी, ठीक है, एलर्जी एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड एंटीबॉडीज, ये आपके 4 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के लेकर के आने हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो इम्यूनिटी भी एक यहाँ पे टॉपिक हमारा रहता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन इम्यून सिस्टम। एक कॉम्प्लेक्स आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सिंपल सी चीजें हैं, बस पार्ट्स आपको बताए गए हैं और उनका जो डायग्राम है वो सेपरेट करके आपको बता रखा है। इम्यून रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे बता रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम अ सिंगल सेल स्टेम। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, एक बार आप लोग देख लेंगे इनको। ठीक है, विजिबल है, जितना विजिबल है उन चीजों को एक बार आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ डिजीज के नाम आपको दिए गए हैं, उन डिजीज को कॉज कौन करता है, सिम्टम्स क्या है और क्या इफेक्ट होते हैं। देखो ये टेबल आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको एक छोटी सी टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखो फर्स्ट कॉलम आपका डिजीज के नाम है, सेकंड जो है वो है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉज करता है, सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, किस पार्ट पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड जो है वो विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। टाइफॉइड जो होता है वो किसके थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अच्छा, साल्मोनेला टाइफी क्या है, कोई बैक्टीरिया है या ये वायरस है या ये फंगस है, क्या है ये बताओ। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो डिस्कस किया था साल्मोनेला टाइफी के बारे में, तो ये आपको देखना है, एक बार अपने जो नोट्स है उनको देखेंगे आप। सिम्टम्स क्या क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर, तेज बुखार होता है, कमजोरी होती है यानी कि वीकनेस, और पेट दर्द होता है यहाँ पे। अच्छा, ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को यहाँ पे अफेक्ट करता है, तो इंटरफेयर विद इंटेस्टाइनल फंक्शंस कॉजिंग अ सीवियर इलनेस। ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो आंतें होती हैं, उनको यहाँ पे प्रभावित करते हैं। ठीक है, टाइफाइड हो गया है। सेकेंड आ जाओ निमोनिया। निमोनिया जो है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के थ्रू होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, जब हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। ठीक है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इनकी वजह से यहाँ पर ये क्या आते हैं, कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरे सिम्टम्स क्या है, फीवर यानी कि बुखार होगा, ठंडा लगता है, कफ होता है, और हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। किस भाग को ये प्रभावित करते हैं, आपने कहा एल्विलाई फिल विद फ्लूइड, जो एल्विलाई होते हैं उसमें तरल पदार्थ भर जाता है, कॉजिंग सेवर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और श्वसन से संबंधित दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब देखो एल्विलाई अगर पानी से भर जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, आपको रेस्पिरेशन में मदद होगी, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही हैं। एल्विलाई में लिक्विड का भरना यहाँ पे नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। अगर यहाँ पे लिक्विड भर गया है तो आपने कहा कि वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कफिंग आपको हो सकती है। ठीक है, चलो थर्ड आता है कॉमन कोल्ड, जो आम सर्दी जुकाम आपको देखने को मिलता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। अच्छा, इसका तो नाम ही लिखा हुआ है वायरस। ठीक है, राइनो वायरस की वजह से हुआ, क्या क्या सिम्टम्स है हम सबको पता है, नेजल कंजेशन होता है, सॉर थ्रोट होता है, कफ है, हेडेक है। क्या इन्फेक्ट करता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। अगर सर्दी जुकाम या फिर आपको कफ हो रहा है, इट मीन की रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है
वो प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसका नाम है। और अगर इसके सिम्टम्स हम देखें तो रिकरिंग चिल एंड हाई फीवर एवरी 3 to 4 days, हर 3 से 4 दिन में एक बहुत ज़्यादा फीवर होता है और ठंडा लगता है। किस भाग को ये इफेक्ट करता है? यहाँ पे पैरासाइट मल्टीप्लाई इन लिवर सेल्स देन अटैक आरबीसी। ये क्या कर देगा? हमारे लिवर में मल्टीप्लाई करता रहता है और आरबीसी पे अटैक करेगा, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होंगी उन पे ये अटैक करता है। और यहाँ पर आरबीसी अगर कम होंगी तो आपने कहा खून की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अमीबियासिस, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री जिसको कहते हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। क्या क्या सिम्टम्स है? कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन यहाँ पर होता है, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है क्या इफेक्ट करता है? इनफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतों ये प्रभावित करता है। एस्कैरियासिस जो होता है वो एस्कैरिस से होता है, जो कि हेलमिंथ है। सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मसल्स पेन होता है, मसल्स में पेन होगा, जो मांसपेशियां होती है, फीवर और एनीमिया होता है, बुखार होगा और खून की कमी आपको देखने को मिलेगी। क्या प्रभाव पड़ते हैं? इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। अच्छा, ये बता रहा है कि किसके द्वारा ये होता है। नेक्स्ट एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस जो होता है वो जो कि वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी आगे। होता क्या है? इन्फ्लामेशन इन द लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन। जो लिम्ब है यहाँ पे, लिम्स में वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है और पैर जो है वो इतना फूल जाता है कि इसीलिए इसको हाथी पांव भी कहते हैं इस डिजीज को। क्या करेगा? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स गेट ब्लॉक, जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म, जो दांत हाथ खुजली, कई बार एड में देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन की वजह से होता है। क्या होता है? ड्राई स्केली एसेंस ऑन स्किन, ठीक है, जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, आपको दांत जैसे वहां पे पड़ जाते हैं। इनफैक्ट क्या करेगा? स्किन को करेगा, नेल को करेगा और स्कैल्प को करता है। तो चलो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर यहाँ से आपको रिवाइज करके मैं सारी लाइनिंग हटा देती हूँ, ये थोड़ा सा, ठीक है, आप पढ़ो। अब ये चीजें यहाँ से अगर आपको रिवाइज करके बताई जाए तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद पढ़ना है और यहाँ पर जितनी बार आप इसे रिवाइज करेंगे आपको वो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे कि कोई प्रोसेस है, कोई मैकेनिज्म है, तो वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे आई है, तो एक मैकेनिज्म था जो हमने समझा। अब ये जो चीजें होती हैं ये आपकी सेल्फ स्टडी वाली होती हैं, जिसमें आपको बस पढ़ना है और चीजों को लर्न करना है। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद कुछ डिजीज यहाँ पर आती हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं? अपने का कॉमन कोल्ड अकर ड्यू टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड अ राइनो वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड होता है जो कैसा होगा? यहाँ पे वायरल डिजीज होगा। और वायरल डिजीज का मतलब है कि जो वायरस से होने वाले डिजीजेस हैं, ठीक है। एक तो वायरल में क्या होगा कि ये इन्फेक्शियस होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा। और दूसरा हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू पैथोजन, पैथोजन किस कैटेगरी किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखे थे, जैसे वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन जो डिजीज होती हैं। तो हमारे पास पहला आता है वायरल डिजीज, जिसमें कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से होता है। These viruses infect the nose and respiratory passage but not the lungs. अच्छा, डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस जैसे बैक्टीरिया से होता है, लेकिन जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे और हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, तो कॉमन कोल्ड में बोला है कि ये क्या करेगा, कहाँ इन्फेक्शन करेगा? रेस्पिरेटरी पैसेज में करेगा, नोज में करेगा, लेकिन लंग्स में नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट, हार्नेस कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, विच जनरली लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि चेस्ट में कंजेशन जैसा फील आपको होना, ठीक है, गला जो है ब्लॉक हो जाता है, नोज रनिंग आपको देखने को मिलती है, हेडेक आपको होता है, टायर्डनेस आपको फील होती है, तो ये कॉमन सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे कोल्ड के। 3 से 7 दिन तक कोल्ड रहता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 3 या 4 दिन में जो कोल्ड है वो ठीक हो जाता है, हो सकता है ये किसी में 4-5 दिन तक भी रहे, ठीक है। तो नॉर्मल जो कोल्ड है वो यहाँ पे सही हो जाता है। देन द इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू द कफ और स्नीज of an infected person
either inhaled directly or transmitted through the contaminated objects such as pen, books, cups, computer, कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा। तो आपने कहा कि ये जो कॉमन कोड है फैलता कैसे है? आपने कहा जैसे किसी ने कफिंग कोई कर रहा है, कोई खांस रहा है, किसी ने स्नीजिंग की है, स्नीज किया है या छींका है किसी ने, तो जो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होती है उसमें जो वायरस है वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली भी जा सकता है, इनडायरेक्टली भी जा सकता है। जैसे कि किसी ने क्या किया, यहाँ पे छींका तो ऐसे हाथ लगाया, उसके हाथ से उसने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, जैसे कि वो किसी की पेन पकड़ी है और वो सेम वो पेन किसी हेल्दी पर्सन ने पकड़ी है, तो ऐसे भी जो ये वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़। सेकेंड जो यहाँ पर वायरल डिजीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज एड्स, जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर ये डिजीज है ये कॉज होती है HIV वायरस के थ्रू, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म आती है, एड्स और HIV दोनों की ही आती है। अब हमें पूछा क्या जाता है वो देखो, ये जो डायग्राम है ये आपको पूछा जाता है, देखो एक बार खुद से देखो, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, चलो नंबरिंग तो लिखी है, मैं बस आपको पॉइंट कर देती हूँ, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है, देन चौथा है, देन पांचवा है, ये छठवां है और सातवां है। देखो कि एक जो HIV वायरस है वो ह्यूमन सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है। आपको पढ़ने में नहीं भी आ रहा होगा तो पिक्चर्स जो है वो क्लियरली विजिबल है, एक बार ध्यान से देखो, हमने चीजें समझी हुई हैं। नंबर 1 पे आपने क्या देखा, वायरस जो है वो बैक्टीरियल सेल पे अटैच हो गया है। अच्छा, कुछ आपको यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही हैं जैसे कि CD4, GP120, ऐसी कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी यहाँ पर कि जो वायरस है वो कैसे अटैच होता है। यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, रिसेप्टर्स लगे होते हैं ह्यूमन सेल पे, और इन्हीं रिसेप्टर्स पे ये जो वायरस है वो क्या जाता है, इन्हीं रिसेप्टर के थ्रू वायरस जो होगा वो रिसीव होगा। अब ये इनसे अटैच होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस पे आ गया है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, सेल है, यहाँ पर आ गया है। तो पहले में हमने बोला फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे यहाँ पर क्या हो गया है, ये फ्यूजन का मतलब होता है कि ये यहाँ पर अटैच हो गया है किससे, ह्यूमन सेल के सरफेस से। 2 में क्या देखा हमने, ये इसी का पार्ट है। 2 में हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा, अगर आपको ध्यान होगा कि पूरा का पूरा जो वायरस है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाएगा। अगर एक नॉर्मल वायरस को हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअली में वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो बेसिक जो चीज होती है दैट इज सेल, वो नहीं पाई जा रही है। तो वायरस किस चीज का बना होता है, एक तो ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कवर है, और इसके अंदर होगा क्या, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, बस यही वायरस है, यही वायरस है। ठीक है, तो हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर अब अंदर क्या जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, ये जो प्रोटीन है प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो सेकेंड जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें आपको क्लियरली विजिबल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है और यही अंदर गया है। ठीक है, तो आपने बोला HIV RNA। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझो, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो HIV की बात अगर हम करेंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। ठीक है, चलो ठीक है, ये RNA होता है। अब ये जो RNA है ये RNA के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, हमने कहा ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस के बारे में हमने बात की है। चलो, अब हमने कहा HIV RNA reverse transcriptase integrates and other viral proteins enter the host cell। अच्छा, ये आउटर प्रोटीन है, ये नहीं जाएगी, ये वाला जो है ये नहीं जाएगा। तो इसके साथ क्या क्या गया है, एक तो गया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और एक जो आपको चीज समझनी है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके साथ जो आपको ये डॉट डॉट में दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेंगे, इस वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम इसे रेट्रोवायरस कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वायरल RNA है प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये वायरल RNA है जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, यहाँ पर RNA से DNA का फॉर्मेशन करेगा। देखो, अब आप यहाँ पर येलो कलर का देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है, इससे क्या बनने लगा है, DNA बनने लगा है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड से अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये डबल स्ट्रैंड बनाने लग गया है DNA का। ठीक है, अब ये वायरल DNA का
वायरल डीएनए जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई है। तो थर्ड में हमें क्या बोला गया, वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड बाय अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो वायरल डीएनए है उसका फॉर्मेशन हो गया है, कैसे हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने किया है। किससे किया है, वायरल आरएनए से किया है। स्टेटमेंट नंबर 4 में देखो, अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये ह्यूमन का अपना डीएनए होगा। अब ये वायरल डीएनए ह्यूमन सेल के डीएनए से अटैच हो जाएगा ऐसे। तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, वायरल डीएनए इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए से क्या हो गया है, अटैच हो गया है। अब देख रहे हैं ये ब्लू वाला अपना डीएनए था, येलो वाला किसका आ गया है, वायरस का आ गया है। तो वायरस का डीएनए जो है, कौन से वायरस का, एचआईवी का, उसका जो डीएनए है वो क्या हो गया है, यहाँ पे सेल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो गया है। अब क्या हुआ देखो, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहती है, उसको पढ़ने से पहले ये देखो कि यहाँ से कुछ बन रहा है, ये दो बने, ये दो बने, ठीक है, आपने कहा कुछ और चीजें बनी हैं, यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर बना है। अब ये हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि जैसे वायरल आरएनए जो है उसका फॉर्मेशन सा हो रहा है ऐसा। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कुछ काफी हद तक सिमिलैरिटी मिल रही है। तो देखो पांचवी स्टेटमेंट क्या कहती है, न्यू वायरल आरएनए इज यूज्ड एज अ जीनोमिक आरएनए एंड टू मेक अ वायरल प्रोटीन। क्या होगा, क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए इज यूज्ड एज अ जीनोमिक आरएनए एंड टू मेक अ वायरल प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, आरएनए प्लस प्रोटीन बन जाएगी, और यही तो स्ट्रक्चर है वायरस का। नए वायरस यहाँ पे बन जाएंगे। अब आगे की स्टोरी जो है वो एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आगे का जो टॉपिक है वो आप लोग अपने नोट से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।